बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब मार्च और धरने के तमाम तर हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। जबकि आज वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ना करने का ऐलान किया गया। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, बहुत सारी इस वक्त हम सियासी तौर पर मुल्क में एक हलचल देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो हुकूमत के अटके हुए हैं। नून लीग और इत्तेहादियों का फौरी हुकूमत न छोड़ने का फैसला, और क्या समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुतालबात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंतहाई जो अजीब व गरीब किस्म के बयानात या खबरें रोज़ ही आती हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और उसमें उस पर फिर उसको देखा जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो उनमें से इंतहाई एक अजीब व गरीब खबर आ जाइए। अच्छा। और वो आई है ज़राए के हवाले से। ठीक। अच्छा, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये अगर यानी एक इंतहाई अजीब खबर है कि हुकूमत ने और उसके तमाम इत्तेहादियों ने आपस में बैठ के फैसला किया है कि हम अगले साल अगस्त तक रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसकी गारंटी किसी ने नहीं दी। इंसान की जिंदगी की भी गारंटी नहीं है, हुकूमतों की तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी ने गारंटी नहीं दी। पूरी कोशिश हुई कि एक कौमी सलामती का इजलास हो जाए और उस इजलास में ये बात हो जाए कि जी उसका फिर एक हम काफ़ी दिनों सुन रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास बुलाया जाएगा, उसमें रखे जाएंगे कि हम जी मजबूत फैसले करने जा रहे हैं, तो फिर आप हमारे साथ खड़े हों और आप हमारे साथ। वो इजलास तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये खबर आई कि जी वो तमाम कायदीन जो हैं वो आपस में उनकी बात हुई। अच्छा, एक खबर ये आई कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि फ्रेश मैंडेट पे जाना चाहिए। उसमें नवाज शरीफ साहब भी शरीक थे। दूसरी खबर ये आई कि नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे शरीक थे। उन्होंने भी फैसला किया कि अगले साल अगस्त तक हम रहेंगे हुकूमत में। एक अजब किस्म का, मैंने कहा ना। अच्छा, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत, वो सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से, और मतलब किसी शख्सियत से मुलाकात हो गई। तो किसी शख्सियत से जरदारी साहब की मुलाकात हुई। जरदारी साहब ने आके बाकी शख्सियत को बताया। फिर वो कह रहे द मीटिंग, जो मैं कल कह रहा था ना, द मीटिंग ने होना था, तो द मीटिंग हो गई एक शख्सियत से। तो उस शख्सियत ने क्या कहा, वो जरदारी साहब को क्या कहा, फिर जरदारी साहब। असल बात यह है कि कुछ तय नहीं हुआ, कोई गारंटी किसी किस्म की नहीं मिली। फिर जिद में आके ये हुआ कि हम तो इलेक्शन ही करवाएंगे और हम अगले साल मुद्दत पूरी करेंगे। अल्लाह करे कि करें। लेकिन ये जो तासुर है ना कि कहीं से कोई गारंटी आ गई है, वो गारंटी कोई नहीं है। मैं ये बात में पहले भी कह चुका हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, सबके लिए न्यूट्रल है। तो वो जो असल बात वो दरमियान में रह गई। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल हैं। हालांकि वो न्यूट्रल के बारे में उनकी एक पहले राय मुख्तलिफ होती थी, जानवर राय होती थी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो नहीं, वो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। ये इस तरह से नहीं, उन्होंने कभी फौज का नाम नहीं लिया, लेकिन न्यूट्रल के हवाले से वो बात करते थे। अच्छा, तो और हमें भी इसमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। इसमें जो बात है असल, तो वो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें, दरमियान में कोई ना आए। और उसके साथ ही जो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी। अब ये मसला है गंभीर यहां पे, और गंभीर इसलिए मसला है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब की आज तकरीर का इंतजार होता रहा। अच्छा, फिर बारिश हो गई, वहां से हमें कुछ आइडिया मिलता कि ओकाड़ा में मरीम नवाज साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब का जलसा था। कुछ आइडिया मिलता कि उनका क्या आइडिया है। लेकिन यह है कि कोई इत्तेहादियों की तरफ से
बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं माजी में, पीडीएम की हम देखते रहे हैं, उसके बाद भी देखते रहे हैं, सारे बैठे, लेकिन आज इस बोझ को उठाने के लिए इत्तेहादियों की, कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ना ही उनके किसी तर्जुमान की तरफ से हुई कि जी हमने फैसला किया है कि हम सब मिलके अगले साल अगस्त तक करेंगे। मतलब कोई भी नहीं आया अभी तक किसी, मतलब है कि गोलमोल से होते हैं ना कि पूरी करनी चाहिए, होगा ऐसे होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो एक ऐसी सूरत, एक अजीब मखमसा है इस हुकूमत, इस सेटअप का, कि ये बिल्कुल एक कच्चे से धागे पे बंधा हुआ है। एक आध वोट इधर से उधर हुआ, इधर से उधर हुआ, तो वो तो जाहिर है इस तरह की बात कहता है, वो भी अजीब सा लगता है मामला के। पता चला आपने कहा कि जी वो हम अगले साल मुद्दत पूरी करेंगे, और उधर मनोज सिलाई साहब की और चौधरी सालिक की दोस्ती हो गई, गले मिल लिए कजन, तो पता चला हुकूमत गिर गई। यानी इस अजीबो गरीब सी सूरत हाल है ना। तो एक तो बात ये हुई कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो जो मुलाकात हुई, उसके बाद ये बात की गई कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो जाए, किसी तरह से ये वो नहीं। उन्होंने कहा अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ के और उसका रिएक्शन क्या आता है, और आप जाके बात करें आगे मईशत पे, और आप सारे मामलात को देखें। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब इंतहाई ठंडे मिजाज की शख्सियत हैं। आज वो इंतहाई गुस्से में थे। सुबह वो कराची से जब दोहा रवाना हुए तो उन्होंने इंतहाई जैसे उनके अपने मिजाज से हट के वो गुस्से में थे, और उन्होंने इंतहाई यानी समझें कि आप कोसा, उन्होंने शौकत तरीन साहब को भी कोसा, इमरान खान को कोसा, कोसते 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 वो चले गए। और जाते जाते उन्होंने कहा कि हम तो कीमतें पेट्रोल की, और यानी मुश्किल फैसला तो यही है ना कि सब्सिडीज को ख़त्म करना है, और वो एक ऐसा मसला है जो रियासत का मुश्किल तरीन फैसला वही है कि आप लोगों को यानी कैसे IMF के पास वहाँ जाके कैसे उनसे कहेंगे। वो तो कह रहे हैं प्राइवेटाइज भी करें अदारे, वो तो आपसे कह रहे हैं कि एक दो अदारों का उन्होंने कहा है कि पावर प्लांट्स या बाकी प्राइवेटाइज करें। साथ ही हमने सूद की शरह बढ़ा दी आज जी। और सूद की जब शरह बढ़ा देते हैं तो उसका सादा सा मतलब ये होता है कि लोग बैंकों से कर्जा नहीं लेते। एक तो हुकूमत का अपने ऊपर बोझ पड़ जाता है कि उन्होंने जो कर्जा लिया होता है उसका, और दूसरा ये कि कोई बंदा क्यों जाके बैंक से लेगा कर्जा जब उसको इतना सूद देना पड़ेगा जवाब में, तो मईशत थमना शुरू हो जाती है। यानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आपकी जो प्रोडक्टिविटी हमने देखा ना अभी टर्की के अंदर, उन्होंने सूद बढ़ाया उसको, तो मसला हल नहीं हुआ। तो अब वो महंगाई भी बढ़ेगी, उसके नतीजे में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और ये कोई हल नहीं है। लेकिन ये भी IMF की एक शर्त थी, तो इसको छोटी सी शर्त को पूरा चलें, सूद बढ़ गया उसको एक साइड पे करें। और ब्लूमबर्ग की मैं अभी स्टोरी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान रेजेस रेट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, ये जो हमारी साथ की खबर है, मोर देन एक्सपेक्टेड टू विन IMF बेल आउट। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है वो 13% है, एशिया में दूसरी सबसे ज्यादा इस वक्त महंगाई अगर किसी मुल्क में है ब्लूमबर्ग के मुताबिक तो वो पाकिस्तान में है। और ये अब आप देखें जो रिजर्व्स हैं हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ब्लूमबर्ग के मुताबिक लेस देन 2 months ऑफ इंपोर्ट, 2 महीने के बाद हम बाहर से कुछ भी बरामद नहीं कर सकेंगे बशमूल पेट्रोलियम। ठीक है, मतलब लग्जरी आइटम्स जो हैं वो तो छोड़ देना, आपकी क्या लग्जरी, 2 महीने के हमारे पास ब्लूमबर्ग के मुताबिक ज़खायर रह गए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आ रहे हैं जनाब इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब से जो है वो सख्ती के साथ निपटने का फैसला हुआ है। अच्छा, इससे पहले देखें मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा बात करूं कि हालिया तारीख में अगर हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी के दौर में एक हमें नजर आता है अदलिया बहाली के लिए जो मार्च हुआ, और अदलिया बहाली का जो मार्च हुआ उस मार्च को नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे, इमरान खान साहब भी थे, उस मार्च में नहीं थे लेकिन उस मूवमेंट का हिस्सा थे, इत्तेजाज एहसन साहब भी थे, बाकी शख्सियात थी। और ये एक सवालिया निशान है कि वो उसमें किसकी कॉल आई क्या नहीं आई, वो छोड़ दें रिश्ते में कॉल आई क्या, एक बाहर से भी सुना है कॉल आई थी, एक कॉल वाशिंगटन से भी आई थी,
कि ये जमहूरियत जो है अपनी जगह रहनी चाहिए और मामलात ख़राब नहीं होने चाहिए, वल्लाहु आलम। लेकिन नवाज शरीफ साहब इसकी वजाहत कर सकते हैं। मेरे पास ये खबर है कि बाहर से भी कॉल आई थी, अंदर से भी कॉल आई थी कि इसको मामले को हल करें। और यहाँ पे जरदारी साहब ने का ये था कि जजेस बहाल नहीं होंगे, ओवर माई डेड बॉडी किसी तरह से भी ये इफ्तिखार चौधरी जजेस बहाल नहीं होंगे। लेकिन फिर गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, गिलानी साहब को जाके बताया गया, गिलानी साहब को बताया गया, गिलानी साहब को बताया उस वक्त के DGIB डॉक्टर शोएब सडल साहब ने, गालिबन शोएब सडल साहब ने फिर जाके जरदारी साहब को बताया। फिर दरमियान में पिंडी ने इंटरवीन किया, जनरल कियानी और जनरल पाशा उस वक्त आए और दरमियान में मामला हल हुए और रात के कोई 8, 10, 15, 20 तकारीर लिखी गई और कहीं जाके वो रात में अनाउंसमेंट हुई कि जजेस बहाल हो रहे हैं। दूसरा जो है, लेकिन अगर वो फर्ज करें कि इस्लामाबाद पहुंच जाता वो मार्च, तो क्या होता? तो जरदारी साहब के पास ये इतला थी कि सुबह फिर वहां कोई भी नहीं होगा। एग्जैक्ट जो उन तक इतला थी वो ये थी कि इसको रास्ते में हल करें, ये मार्च अगर इस्लामाबाद तक आ गया तो सुबह यहाँ पता चला कोई भी मतलब सिस्टम ही ना चला जाए सारा, तो इसको मसले को हल करें। अच्छा, दूसरा जो है वो जरदारी साहब के दौर में हमने देखा, पीपल्स पार्टी के दौर में, वो था ताहिर कादरी साहब का। ताहिर कादरी साहब का जो लॉन्ग मार्च था, उस लॉन्ग मार्च में रहमान मलिक मरहूम जो हैं वो जाहिर है कि बातचीत करना, मामलात को तय करना, आगे पीछे, मतलब एक इंतहाई फाल किस्म के जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। आप उनको पसंद करें नापसंद करें, लेकिन वो एक्टिवली इधर उधर आगे पीछे किसी तरह बातचीत हो जाए, आगे कमेटीज़ बनी, मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी, ताहिर कादरी साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं, फारूक नाइक साहब भी हैं, कायरा साहब भी हैं, आगे पीछे दाएँ बाएँ वो सब एक्टिव है। और उसका जो मुसव्वदा था, वो जो मुसव्वदा था वो यानी बज़ाहिर तो फारूक नाइक साहब ने पेश किया, लेकिन उसको जो तहरीर किया गया था, उसको जो लिखा गया था उस मुसव्वदे को, वो लिखा था मुशाहिद हुसैन साहब ने। अच्छा। और मुशाहिद हुसैन साहब ने वो लिखा था, और वो इसलिए कि चौधरी शुजात साहब को फिर कॉल आई थी कि इस मसले को हल करवाएं। चौधरी शुजात दरमियान में पड़े थे और चौधरी शुजात साहब को फिर कियानी साहब की कॉल आई थी दोबारा कि आप इस मसले को हल करें, एक मुसव्वदा लेके जाएं और मामला ये सारा कहीं हालात ख़राब ना हो जाएं इस्लामाबाद के। तो मुशाहिद हुसैन साहब ने उसको, अच्छा मैं इसलिए बात बयान कर रहा हूँ कि मैं भी कहीं इत्तेफाक से घूम रहा था आसपास, तो इसको ये मेरे आंखों के सामने वाक़या हुआ। तो मुशाहिद साहब ने फिर उसको लिखा, वो मुसव्वदा जाके पेश हुआ तो कादरी साहब ने उस पर किया, वो धरना चला गया वापस। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तो एक पॉलिटिकल अंदाज में, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, दोनों दफा इस्टेब्लिशमेंट ने रोका, मतलब उस मामलात को आगे खराब होने से रोका। फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक के मुख्तलिफ धरने, उस पर जाहिर वो कैसे गए, क्या हुआ मामला, उसको मैं ये जरा दूसरे धरनों की बात करते हैं ना अभी। हालांकि उनके भी बड़े धरने आए, इस्लामाबाद बड़े धरने आए और उनमें तशद्दुद भी हुआ और बहुत कुछ हुआ। लेकिन यह है कि मैं बात कर रहा हूं कि जो पॉलिटिकल, ये इस तरह से जो धरने हुए पॉलिटिकल पार्टीज के, ऑल्दो ये कि तहरीक लब्बैक भी एक बड़ी सियासी जमात है, रजिस्टर्ड। उसके बाद तो रहमान मलिक साहब ने उसको तरीके से हैंडल किया। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जब धरना आता है और ताहिर कादरी साहब का 2014 में, जो चौधरी निसार हैं, चौधरी निसार की शख्सियत के साथ आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, लेकिन चौधरी निसार के अंदर भी मुज़ाकरात करने की, एक तो ये कि इमरान खान साहब के वो ज़ाती दोस्ती उनसे, जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते रहे बहुत ज़्यादा कि उन्होंने इजाज़त दे दी, ये हुआ वो हुआ, लेकिन चौधरी निसार साहब ने एक बहरहाल उसको तरीके से मामलात को निपटाया। और साथ ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया और पार्लियामेंट के इजलास में उनको तक़वियत मिलती रही, ठीक है। और पार्लियामेंट के अंदर फिर हमने देखा। अच्छा, अब यहां पर इशू क्या है? यहां पर इशू ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की अपना एक मिजाज है, और राना सनाउल्लाह साहब का जो मिजाज है वो रहमान मलिक साहब के मिजाज, या आप ये देखें कि अगर जो हमारे वज़राए दाखिला रहे हैं, शेख रशीद साहब के मिजाज, शेख रशीद साहब के दौर में भी हुआ है ना ये तहरीक लब्बैक का धरना, तो उन्होंने बड़े तरीके से उसको हैंडल किया, ऑल्दो ये कि उसमें तशद्दुद आ गया था दरमियान में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको एक अंदाज में, और उसमें वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही हल किया। अगर हम देखें तो हमें उसमें तस्वीर भी नजर आती हैं आर्मी चीफ की, और वो मामला हल हुए। लेकिन अब मसला ये है कि अब ये जो सिचुएशन है, ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को अलग किया हुआ है, और यहां पर अब कुछ 17,000 के करीब जो पुलिस
एहलकार हैं वो गालिबन इस्लामाबाद में आ गए हैं या आ रहे हैं। 100 के करीब कैदियों की वैन्स हैं और कोई 15,000 के करीब बयान हो रहा है कि आंसू गैस के शेल्स हैं। अच्छा, ये जो इमरान, तो पहली बात नंबर 1 कि आपस में ही तय हुआ है कि मुद्दत पूरी करेंगे। मतलब ये बात बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपस में ही तय हुआ है। और उसकी वजह ये कि उसकी देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कौम से या तो वो खिताब करें और खिताब करके वो ये बताएं कि जी हमने सब इत्तेहादी सारे बैठे हैं कायदीन और वो आपस में ऐलान करें इस बात का। मतलब MQM भी बैठे, उसमें जो है वो कि मुल्क में अगर कोई हालात ऐसे डेवलप हो जाते हैं तो तमाम उसकी जिम्मेदारी ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आई रिपीट, ऐसा नहीं हो रहा। और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जिम्मेदारी है। राना सनाउल्लाह साहब का अपना एक मिजाज है और देखना यह है कि वो कैसे इस मामले को हैंडल करते हैं, टैक्टफुली हैंडल करते हैं, क्योंकि उनका अपना यहां पर उनका वो मिजाज सामने आएगा। एक तो थोड़ा सा होता है ना आदमी के गुस्से में रहता है और वो बात हो, लेकिन वो अपोजिशन लीडर्स में और हमेशा होती है। यहां एक इंतजामी मामला है और यहां पर राना सनाउल्लाह साहब की ऊपर ये जिम्मेदारी है नंबर 1 कि वो कह रहे हैं कि आइन और कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे, और यह है कि उन्होंने इस पूरी सूरत हाल को संभालना भी है। अच्छा, यहां फिर वो एक और बात ऐड मैं करूं साथ, वो ये है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे जी। उसकी वजह यह कि जो सील किया गया है ना, यानी जो सील कर दिया जाएगा अभी कुछ देर में, वो रेड जोन का इलाका है। तो अभी तक तो यानी यकीनन जो इंतज़ामिया है या जो हसास अदारे रिपोर्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को, उनका अंदाज़ा यही होगा कि मतलब इस्लामाबाद में शायद वो एंटर हो जाए, तो रेड जोन को सील किया जा रहा है इब्तिदाई तौर पे। तो इसका मतलब यह है कि इनिशियली इस बात की तवक्को की जा रही है कि वो इस्लामाबाद में एंटर हो जाएंगे। पहले कोशिश होगी कि उनको रास्ते में रोका जाए, अटक पुल पे, बाकी जगहों पे, दाएं बाएं, लेकिन वो आगे निकलेंगे और वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं या हो जाएंगे। उसके बाद यहां से एक सवाल शुरू होता है कि फिर क्या होगा। धरनों के नतीजे में हुकूमत गिरती नहीं है। ये 126 दिन का धरना या उससे पहले जो धरने, हुकूमत गिरती नहीं है, लेकिन दबाव हुकूमतों पे पैदा होता है। ठीक है, और मतलब वो जो धरना 2014 का था तो वो तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आगे और PTV, और लेकिन हुकूमत तो नहीं गिरी थी ना, हुकूमत अपनी जगह मौजूद थी। लेकिन हुकूमत जो है उसके नतीजे में कमज़ोर ज़रूर हो जाती है, उलझ ज़रूर जाती है, ख़ासतौर पर उस वक्त जबकि IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वहाँ पर अगर तो ये मजबूत, देखें अब क्या हुआ, सूरत हाल ये बनी है कि हुकूमत दबाव में है। हुकूमत ये सेटअप दबाव में इसलिए है कि जो भी बात हो रही है वो अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, वो इमरान खान की गिरदी हो रही है। मतलब इमरान खान अच्छा है, इमरान खान बुरा है, इमरान खान अच्छा है, इमरान खान, मतलब घूम इमरान खान की गिरदी रही है। पूरी की पूरी हुकूमत, सारी मशीनरी, अवाम, दुनिया, लोग सारे के सारे इमरान खान के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और पुलिस सारे मतलब ब्यूरोक्रेट्स, इमरान खान उधर अपील, उधर ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और इसी में ये जो मजबूत ये जो फैसले थे, मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये जो अहम तरीन फैसला अगर कोई करना है इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, तो वो ये है कि IMF की सब्सिडीज के हवाले से उनकी तरफ से जो डिमांड आ रही है, वहां पर या तो ये हो कि अच्छा, मुझे नहीं पता कि उनका क्या वहां से क्या चीज मिलेगी, क्या वो इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अजब सा तमाशा होगा कि वहां जाके उनको कहा जाए कि जी वो तो मतलब हम सब मुद्दत तो पूरी करेंगे 2023 तक, हमने खुद ही फैसला किया है, लेकिन यह है कि हम सब्सिडीज जो हैं वो अभी हम ख़त्म नहीं करने जा रहे, कि जैसा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा। और अगर वो दरमियान में ख़त्म हो जाते तो ये तो जो है वो कह गए हैं कि मैं ये कहने जा रहा हूं कि किसी सूरत अवाम के ऊपर बोझ ना डाला जाए। इसका मतलब है कि वो जो बात होनी थी कि जी अवाम पे बोझ डाल दिया जाए और हमें मुकम्मल सपोर्ट मिले, वो नहीं हो सकता था। ये बात मैं पहले ही कह रहा हूं कि वो कैसे पॉसिबल है कि इस्टेब्लिशमेंट या अस्करी अदारे बैठ के कहें कि जी अवाम, वो साइड पे हैं तो वो साइड पे हैं। यहां जिस बात का खदशा है वो ये है कि कहीं इसमें इंतशार, यानी खुदा ना खास्ता खूनरेजी ना हो जाए दरमियान में। और उसकी वजह यह है कि इसमें कोई तीसरी कुव्वत, कोई जज्बाती लोग, कोई पुलिस, कोई कहीं पे, तो यहां पर मामलात खराब हो सकते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और लॉ एंड ऑर्डर के मामलात
जाहिर है कि अगर कोई पैदा होते हैं यहाँ पे, तो जो पीटीआई की हिकमत अमली है वो ये है कि तमाम मुल्क में उसके साथ ही शुरू हो जाएगा मसला। यानी लोगों को इस्लामाबाद इसलिए नहीं बुलाया गया, कहा तो गया है कि सारे लोग इस्लामाबाद आए, लेकिन जो हिकमत अमली असल है वो ये है कि कराची, लाहौर, तमाम बाकी शहरों में एक साथ ही, अगर यहां पर गड़बड़ हुई तो बाकी शहरों के अंदर जो है वो शहर एहतजाज और रोड्स ब्लॉक हो जाए। और ये एक ऐसा मसला है जो सूबाई, देखिए सूबाई मसला इसलिए है कि जो सूबा है, सूबा पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं है, आज के दिन तक हुकूमत नहीं है, क्योंकि हुकूमत का मतलब वजीर आला है लेकिन हुकूमत नहीं है उनकी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की डेफिनेशन यह है कि वजीर आजम और काबीना जी, और पंजाब हुकूमत की डेफिनेशन यह है कि वजीर आला और काबीना। तो चूंकि काबीना नहीं है इसलिए वजीर आला तो हैं, लेकिन वो हुकूमत हम कह नहीं सकते पंजाब में, क्योंकि एक उसका अजीब सा एक मामला है ना कि गवर्नर जो है वो अपनी जगह पर उन्होंने आना है, बलीगुर रहमान साहब ने, और बलीगुर रहमान साहब ने 31 तारीख को आना है, लेकिन उससे पहले उमर चीमा साहब ने वो पिटीशन डाली हुई है कोर्ट के अंदर। नसरीन जलील साहबा का नोटिफिकेशन नहीं हुआ एज अ गवर्नर सिंध का। चारों सूबों के अंदर एक फटा पड़ा हुआ है गवर्नरशिप का। इस अनसर्टेनिटी के अंदर फिर वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो सारा मलबा है वो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून पे जाना है। देखिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो तो देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिले, जो कि बड़ा अच्छी सुनाई मीटिंग हुई, और एक बर्फ पिघली अमेरिका के, फिर चाइना भी गए, चाइना में उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, फिर वो डेवोस गए स्विट्जरलैंड, वहां पर पीपल्स पार्टी की जो ज्यादातर वज़रा हैं वो वहीं पे मौजूद हैं, जो वफाकी काबीना में है वो स्विट्जरलैंड में ही है ज्यादातर शख्सियात, तो मुख्तलिफ समिट्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। लेकिन ये जो रौला है सारा मुल्क के अंदर मईशत और लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा का सारा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर चला गया। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज तमाम रोज़ इंतजार होता रहा कि वो कौन सा खिताब करेंगे। देखिए इस मरहले पे वो खबरें आ रही हैं, मैंने आपसे कहा ना बहुत ज्यादा उस्मान बुज़दार साहब के दौर में गड़बड़ हुई है। उस्मान बुज़दार साहब का जो दौर था, ये तो बात बार बार हम करते रहे प्रोग्राम में कि उनके दौर में बहुत ज्यादा पंजाब के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज खड़े हुए हैं, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और करप्शन के केसेस आते रहे, बहुत कुछ आते रहे। लेकिन इस मरहले पे वो जो है वो सियासत की नजर हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो पॉलिटिकल लग रहा है कि मामला पॉलिटिकली हैंडल नहीं हो रहा, लोगों का ध्यान सारा का सारा जो है वो धरने की तरफ लोग कह रहे हैं सियासी केस बन रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही एक पुरस्कार सा मामला है, जैसे कि ये समझ नहीं आया कि डॉक्टर शीरी मजारी के साथ क्या हुकूमत को यही ना पता हो कि डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा को हमने गिरफ्तार किया है या अगवा किया है या क्या किया है। और इसी तरह से मामला हमारे जो है वो मीडिया के साथियों के साथ हो रहा है। अरशद शरीफ साहब के ऊपर पर्चे कट रहे हैं पूरे मुल्क में, हुकूमत को नहीं पता। अच्छा, इसी तरह से वो जो साबिर शाकिर साहब के ऊपर पेपर कट रहे हैं, समी इब्राहिम साहब के, मोहित पर्चे कटते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है हुकूमत को नहीं पता। यानी यकीनन मरियम औरंगजेब साहबा तो इसमें फिर कैसे कट रहे हैं पर्चे, कौन काट रहा है पर्चे, तो हुकूमत की कितने, इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत की रियासती अमूर पे कितनी ग्रिप है। क्योंकि दौर तो ये जो है ये देखें, जब इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ ना, बेशुमार सहाफ़ी जो है उनको मीडिया की शख्सियत किसी से मतलब उनके कोई अगवा हो गए, गोली लग गई, जो कुछ हुआ बहुत, लेकिन कम से कम वो इमरान खान साहब की हुकूमत उसको किसी ना किसी तरह ऑन जरूर कर लेती थी। उनका कोई वजीर आके कोई ऑन जरूर करता था कि ये हमने किया और ऐसे हुआ, या गोल मोल करके वो निकल जाते थे। लेकिन यहां मसला ये है कि यहां पर क्या ये मुस्लिम लीग क्या मरियम औरंगजेब साहबा के मर्जी से हो रहा है, या शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है, या कैसे हो रहा है, या बेखबर नहीं क्या हो रहा है, खुदा जाने। अब इस पूरी पिक्चर में जहां कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि कल क्या हुआ अदालत के अंदर, कि वो परसों कि अदालत के अंदर वो पुलिस ने रोक लिया वजीर आजम को, और पंजाब पुलिस ने पंजाब वजीर आला को भी और वजीर आजम को भी, और वजीर आजम वजीर आला से कह रहे हैं अपने बरखुरदार से कि ये चेक करो, और जज से कह रहे हैं कि मुझे अंदर आने से रोक दिया, जज कह रहे हैं मुझे भी रोक दिया। यानी इससे जो रियासती अमूर पे ग्रिप है, अब इस ग्रिप के अंदर सख्ती से निपटने का जो फैसला है उसमें कहीं ना कहीं तो हुकूमत, मेरा ख्याल था कि देखें एहसन इकबाल साहब की एक शख्सियत है, जरा नरम मिजाज हैं वो, जरा थोड़े, या और कोई ऐसी शख्सियात दरमियान में आती हैं, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, काफ़ी शख्सियात हैं जो दरमियान में आके
ये मामलात को कोई मुज़ाकरात, कोई बैकडोर चैनल हुकूमत के साथ खुलता, लेकिन नहीं खुला बदकिस्मती के साथ, क्योंकि फैसला बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने करना। नवाज शरीफ साहब से इस बात की तवक्को थी कि नवाज शरीफ साहब इसको उस अंदाज में है, लेकिन वो गालिबन वो ये जो हुकूमत और जो अभी जो मेरी बात हुई कुछ हुकूमत के लोगों से भी और इत्तेहादी लोगों से भी ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कहते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई इमरान खान साहब को और पीटीआई को बचाने आता है कि नहीं। सही। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जी आप इस बात को भूल जाएं कि कोई बचाने आता है कि नहीं। आप, वो कहते हैं अगर बचाने आएगा और हमारी हुकूमत, तो वो जो इमरान खान जिस तरह निकले हैं कि सारा का सारा उनका मलबा जो है वो हमारे ऊपर डल गया, हम भी निकल जाएंगे और सारा मलबा इमरान खान पे डलेगा कि इसने हुकूमत गिराई है। हाँ। मैंने उनसे मेरी जो उनके साथ जो मेरा इशू था वो ये था कि देखें, जब तहरीक लब्बैक के यहाँ पे इमरान खान साहब के दौर में तहरीक लब्बैक के धरने आए या मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई दरमियान में, प्रॉपर मुज़ाकरात हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी हुए और तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ भी हुए। फिर यहां पर इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में नहीं है। अच्छा, आप अब ये कह रहे हैं कि अच्छा इमरान खान के साथ या उनके लोगों के साथ हम मारकुटाई करें, गिरफ्तारियां करें, गोली चल जाए, खुदा ना खास्ता आगे कुछ हो जाए, तो हम देखते हैं कौन आता है, और अगर हमारी हुकूमत इसमें गिर गई तो फिर हम, तो ये इतनी गलत स्ट्रेटेजी। और मुख्तलिफ शख्सियात चूंकि मुख्तलिफ बात करी, और कायदीन ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इकट्ठे बैठ के, और उन्होंने कोई, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता ना, उसके बाद ये लग रहा है कि हुकूमत के खासकर नून लीग के पास कोई हिकमत अमली नहीं, हिकमत अमली की बात नहीं, ये खतरनाक हिकमत अमली है। क्या डॉक्टर साहब इत्तेहादियों की जानिब से गाइडेंस, इत्तेहादी खामोश जा रहा है कि जी वो आएंगे, थोड़े दिन बैठेंगे, थकेंगे, हारेंगे और चले जाएंगे, और कितने दिन बैठे रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के अंदर ये मुकम्मल सलाहियत मौजूद है कि इमरान खान साहब जब आगे बढ़ेंगे तो वो, ये देखें यहां पर गलत कैलकुलेशंस जो होती हैं ना, और हमेशा मोहतात रहना चाहिए। जब से ये अदलिया बहाली तहरीक में तशद्दुद हुआ, या तहरीक लब्बैक के उसमें जो, या ताहिर कादरी साहब के मामले में तशद्दुद हुआ, तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ये जो होता है ना कि कुछ नहीं होगा जी, वो देख लेंगे जी, वो ऐसी की तैसी कर देंगे, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये हमेशा गड़बड़ पैदा कर। यहां मुज़ाकरात करके, और इमरान खान को तो आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अकेले चल पड़े, तो मुझे बताएं पीछे क्या लोग नहीं चलेंगे क्या शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, उनके कारकुन आगे पीछे दाएं बाएं, इमरान खान को। और अगर इमरान खान के साथ कोई मसला होता है गिरफ्तारी का, या कोई उनके साथ कोई भी मामला होता है, तो उसके बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर मामला फैलेगा। इसलिए मेरी ये तवक्को है और मेरी गुजारिश है इस बात की कि जिस तरह से एक आहिनी हाथ से निपटने की बात हो रही है ना, आहिनी हाथ से निपटेंगे, कुचल देंगे, ये जो जुमले हैं ना, खुदा इसका कोई रास्ता ऐसा तलाश करें। और ये इमरान खान साहब के फेवर में जाएंगे कि आप समझते हैं? नहीं, किसी के मुल्क का नुकसान हो रहा है, फेवर की बात, लेकिन कोई इसमें कोई फेवर, मैं कह रहा हूं कि देखिए मुल्क का नुकसान इसलिए हो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आ गया, खुरेजी हो गई, इसमें आपकी मईशत जो है उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, आज फिर दोबारा रुपया नीचे गिरा, डॉलर ऊपर गया, उसके बाद वही चीज जो ऊपर जा रही है ना मुल्क में, कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं ना, बढ़ रही हैं कुछ चीजें, डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, ये कुछ चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, जहालत बढ़ रही है, ये चीज बढ़ रही है ना, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, मतलब जो देखें हमें तारीफ भी करनी चाहिए ना, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें बढ़ रही हैं, गर्मी भी बढ़ रही है। एक आग लगी हुई है, वो पता नहीं, वो एक खातून लगा गई थी, वो बुझ गई थी, वो उन्होंने कहा मैंने नहीं लगाई, फिर उसके बाद वो फिर भड़क उठी आग, फिर बलूचिस्तान में आग बहरहाल। अच्छा, तो ये छोटे छोटे रौरे लपे, बीच में मंकी पॉक्स आ गई है, वो टेंशन फैल गई है, वो मंकी पॉक्स से परेशान ना हो, खुदा का वास्ता, ये वो जैसे वो जैसे चेचक होती है ना, उस तरह का वायरल है सर, नहीं वायरल है, ये वायरल है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि ये मतलब है कि जिस तरह से कोविड के साथ मिलाने शुरू कर दिया लोगों ने। के बाद सर इसको मजीद आप एक आध केस है तो चेचक, स्मॉल पॉक्स, सर केसेस आपको जाहिर है सर, एक मतलब एक वायरल है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स की तरह की एक बीमारी है, वो एक आदमी से दूसरे को है सर, या डेडली भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको कोविड से मिला दिया जाए, कि कोविड की तरह फैलता जा रहा है हवा में, नहीं, ऐसे नहीं है। और पुराना, मैंने कहा ना, पुराना कई सालों के बाद निकल के आता है, फिर चला जाता है, आता है, चला जाता है, तो पैनिक ना फैले, क्योंकि पैनिक ऑलरेडी काफी ज्यादा है। और इसी दौरान ईरान में आज फिर एक कत्ल हो गया।
सर इस पर बात करेंगे वापस आके। ये दूसरा कत्ल है मोहसिन फखरजादे के बाद जो तेहरान की सड़क के ऊपर उनके अपने घर से उनके निकल रहे थे पासदारान इनकलाब के एक कर्नल, तो उनको घर में गोली मारी गई। बाइडेन जो है उन्होंने ताइवान को ये कहा है कि हम मिलिट्री अस्करी तौर पे, यानी यूक्रेन को तो नहीं किया ना उन्होंने, अस्करी इनडायरेक्टली किया। ताइवान तो उन्होंने कहा कि अगर चाइना के साथ, चाइना ने अगर हमला किया तो हमारी फौज जो है वो ताइवान का दिफा करेगी। ये जो कैसे नेटो का मेंबर ना नेटो का है ना मानता है, ताइवान को तस्लीम नहीं करता। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पे है ना, लेकिन उन्होंने ये जो बयान दिया ये स्टेटेड पॉलिसी से डिफरेंट है। इसीलिए सीएनएन चला रहा है, व्हाइट हाउस चला रहा है, उसकी वजाहतें हो रही हैं बार बार कि हमारी वही पॉलिसी है। क्योंकि अगर आप ताइवान को किस हैसियत में डिफेंड करेंगे जब आप ताइवान को मानते नहीं। लेकिन वो जो इशू, वो जो बयान उनका आया है, मैं बिल्कुल कोट यहां पे कर देते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को, जो थर्ड हमारी खबर है कि बाइडेन से यूएस वुड इंटरवीन मिलिट्री चाइना इन्वेडेड ताइवान। तो ये जो सूरत हाल है ये उन्होंने टोक्यो में बात की है, उस टोक्यो में जहां क्वाड का इजलास हो रहा है सर जी। अच्छा, क्वाड का इजलास से भी सर ब्रेक से वापस उसके बाद बात करते हैं, फिर वापस आते हैं पाकिस्तान पे कि कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास या और कोई एलामिया के मीडिएटर भी कोई भी दरमियान में कोई नहीं है दरमियान में, और इसीलिए इत्तेहादियों ने एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि ईरान के पासदारान इनकलाब के कत्ल के हवाले से आप बात कर रहे थे। उसका इस कत्ल के बाद आप क्या समझते हैं कि नहीं, देखें, क्या अफेक्ट करेगा ये रीजन में ज़ाहिर है तलखी पैदा हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये पासदारान इनकलाब के उनके एक रहनुमा जो कि सीरिया में भी, शाम में भी फाल रहे हैं और इराक में भी, और कर्नल हसन खुदाई के नाम से, और उनको जो है वो घर से बाहर निकले तो दो मोटरसाइकिल सवार, ये तेहरान में हो रहा है वाकया। ये जो अहम बात है वो ये, इससे पहले जो मोहसिन फखरजादे जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको तो प्रॉपर एक रिमोट कंट्रोल, हमें पता है कि जिस तरह से उनको मारा गया तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ी जो थी उसमें से फायरिंग हुई और वो सारा, लेकिन ये मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारी और चले गए। और उसके बाद जो उनके सदर हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने कहा इंतकाम लेंगे। लेकिन जो दूसरी बात है इसमें, जो साथ ही एक और बड़ा वाकया है, वो क्वाड का इजलास है कल जी। और क्वाड का जो इजलास है वो टोक्यो में हो रहा है, यानी जापान में हो रहा है। जापान जो कि क्वाड का मेंबर है। और लेकिन इस मरहले पे जो मैंने आपसे कहा ना कि जो बयान दिया है कि हम अस्करी तौर पे दिफा करेंगे ताइवान का, ये अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। इसीलिए ये सीएनएन को देखें ना, सीएनएन वजाहतें करता फिर रहा है कि बाइडेन सेज यूएस वुड रिस्पॉन्ड मिलिट्री चाइना अटैक बट व्हाइट हाउस इंसिस्ट देयर इज नो पॉलिसी चेंज। क्योंकि ये बड़ा पॉलिसी चेंज हो गया है, क्योंकि ताइवान को आप डिफेंड मानते ही नहीं है तो डिफेंड कैसे करें। तो व्हाइट हाउस वजाहतें करता जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, लेकिन ये हर जगह पर तो इसी तरह से बात हुई है, ठीक है ना। और ये तो जो है ये बड़ा एक अजीब सा मामला है कि अच्छा, फिर वो आसियान के मुल्कों के साथ उन्होंने एक माशी पैकेज भी हुआ है सारा। लेकिन असल जो मामला है वो कल है, और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है उसमें देखना ये कि उसके एलामिये में चाइना का जिक्र खैर आता है कि नहीं आता। क्योंकि दो बातें चाइना की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग, दो बयान बड़े इंटरेस्टिंग आए। एक बयान जो ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चाइना का ही मौका बयान करता है ग्लोबल टाइम्स, तो ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही प्रीएम्प्ट किया है, और वो प्रीएम्प्ट से मतलब है कि पहले ही बात कर दी है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान, स्टिल कॉशियस अबाउट IPEF, ये जो उनका एक दफाई मुआहदा हुआ है, डिस्पाइट बीइंग इनिशियल सिग्नेटरी। अच्छा, यानी वो माशी मुआहदा हुआ है जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें 12 मुल्कों ने जो एशिया पैसिफिक के हैं या इंडो पैसिफिक के, उन्होंने साइन कर लिया है और उनके साथ तो, लेकिन उसके ऊपर असल जो बात है, एंगेजमेंट्स हो रही हैं बहुत सारी, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि क्या कल का जो एलामिया आता है उसमें चाइना का जिक्र है अभी तक, तो ये बात इंपॉर्टेंट। दूसरा एक और काम हुआ है, वो ये हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाइना गए और चाइना जाके उनकी वजीर खारजा के साथ मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। और मुलाकात उनकी जो है वांगली साहब के साथ हुई, और उसमें जो है वो हम देख भी सकते हैं कि इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही गायब हो गई।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया जनाब चाइना के वजीर खारजा साहब ने कि उन्होंने अमेरिका को रगेद दिया। अच्छा, बिलावल साहब के साथ खड़ा करके अमेरिका को रगेद दिया और उन्होंने कहा जो अमेरिका की पॉलिसी है इस खित्ते में, वो चाइना और पाकिस्तान दोस्त हैं और हम साथी हैं, और अमेरिका की पॉलिसी जो है वो हम दोनों मुल्कों के खिलाफ है। अच्छा, बिलावल जो है वो आ रहे थे ब्लिंकन से मिलके नियारोला। उन्होंने कहा इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि जो क्वाड की समिट हो रही है वो भी असल में ये क्वाड का जो इजलास हो रहा है ये भी चाइना को कंटेन करने की, और जो पाकिस्तान है उसको कंटेन करने की जो पॉलिसी है अमेरिका की, इस बिलावल जाहिर है कि उन्होंने तो नहीं बयान दिया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। दौरा उनका बड़ा अच्छा रहा, इधर का भी उधर का भी, लेकिन इस मौके के ऊपर उन्होंने वो अमेरिका को रगेद दिया चाइना के वजीर खारजा ने। और उन्होंने साथ ही कहा कि क्वाड की जो समिट हो रही है ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ, ये चाइना को कंटेन करनी है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है और हम साथ हैं। और हमें, लेकिन फिर आज उनकी तरफ से बात हुई ग्लोबल टाइम्स के अंदर जो उनका एक मजमून छपा हुआ है, एक तो वो जो वर्बली उन्होंने बात की वो बिलावल साहब के सामने कर दी उन्होंने, लेकिन जो दूसरी खबर जो छपी वो कि इंडिया उम्मीद है कि अपनी ऑटोनॉमी को रखेगा। अब इसको दो अंदाज में लिया जा सकता है, एक तो यह है कि अच्छे अंदाज में कि इंडिया अपनी जो गैर जानिबदाराना पॉलिसी उसको, दूसरा यह है कि धरना तो देके बैठा है इंडिया की सरहदों के ऊपर चाइना, तो एक तरह से इसको वार्निंग भी लिया जा सकता है कि इंडिया कितना आगे जाता है क्वाड पे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया के मामले पे, यूक्रेन के मामले पे एक स्टांस ले चुका है और रशिया से ऑयल ले रहा है और रुपीज में ले रहा है, जैसे कि इटली और जर्मनी ने शुरू कर दिया लेना, तो रूबल्स के अंदर अकाउंट्स खोल रहे हैं। यूरोप के अंदर भी तो क्राइसिस पैदा हो रहा है ना। और साथ ही तो ये क्वाड का जो इजलास है कल का, ये इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास के नतीजे में एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टांस होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर तो अभी वहां इलेक्शन हुआ है, नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वहां पे, वो जाहिर है कि वो लेफ्ट एक जमाने में बड़े इनकलाबी थे, वो अब अमेरिका की तरफ आ गए, वो ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की अलग पॉलिटिक्स है। और जापान का तो जाहिर है कि सारा का सारा दारोमदारी उसका दिफाई जो है वो अमेरिका के ऊपर है, लेकिन इंडिया जो है वो देखना ही है कि इंडिया क्या बात करता है और क्या वो चाइना का जिक्र होता है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती है कोई। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहां पे हो रहे हैं इस खित्ते में और होने जा रहे हैं, जिसमें वायलेंस भी है, जिसमें डिस्टेबलाइजेशन भी है, अदम इस्तेकाम। यहां पर ये क्या तय होता है वहां पे IMF के सामने, कोई वाज़ेह बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अदम इस्तेकाम अपनी जगह मौजूद है, गारंटी कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई बयानिया सामने नहीं आया, इत्तेहादियों ने मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान साहब अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए, वो सऊदी अरेबिया में है, पीपल्स पार्टी के वज़रा स्विट्जरलैंड में है, अल्लाह उनकी भी वहाँ पे समिट्स जो हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मतलब उनकी समिट्स भी ठीक रहे, मतलब इसमें दुआ ही है। ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। टोटल जबरदस्त अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।